हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 16 जुलाई वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। इंडिया टू अपोज इमीडिएट स्क्रैपिंग ऑफ फिशिंग सब्सिडी एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली इश्यू ये आई है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं वो एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं जिसके तहत हार्मफुल फिशरीज सब्सिडीज जो दी जा रही हैं उनको प्रोहिबिट किया जाए, बिकॉज इन हार्मफुल फिशरीज सब्सिडीज के कारण हो रहा है क्या, ओवर फिशिंग हो रही है, साथ ही साथ जो फिश स्टॉक्स हैं वर्ल्ड लेवल में वो डिप्लीट हो रहे हैं। और इंडिया इसी फिशिंग सब्सिडी के स्क्रैपिंग की जो बात चल रही है उसको अपोज करेगा। भारत का स्टैंड ये क्यों रहा है उसे देखते हैं। तो बेसिकली इस इश्यू पर जो पहली बार नेगोशिएशंस यानी कि इन टॉपिक पर जो डिस्कशन हुआ था वो 2001 में हुआ था, दोहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जब ऑर्गेनाइज हुई थी। तो बेसिकली ड्राफ्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टेक्स्ट जिसका ऑब्जेक्टिव ग्लोबल फिशरीज सब्सिडीज को रिड्यूस करने के लिए था, इन्होंने ही प्रपोज किया था कि टाइम बाउंड एग्जेम्पशंस दे दिए जाए सब्सिडीज जो दिए जाते हैं डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज के द्वारा फॉर फिशिंग क्लोज टू द शोर। बट टाइम बाउंड यानी कि क्या हुआ कि देयर विल बी ए सर्टेन टाइम लिमिट जिसके बाद इन सब्सिडीज को हटानी होगी। तो जो डेवलप कंट्रीज हैं वो क्लेम करते हैं कि ये जो फिशरीज सब्सिडीज है वो सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शंस क्रिएट करती हैं ग्लोबल फिश मार्केट में और उसका जो मेजर फैक्टर बनता जा रहा है कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवर फिशिंग एंड ओवर कैपेसिटी एंड द डिप्लीशन ऑफ फिशेस। और भारत का क्या कंसर्न है, भारत क्यों इस सब्सिडीज को न हटाने की बात कर रहा है? तो बेसिकली वो इसलिए क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज को स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट राइट्स दिए गए हैं जब ये डेवलपिंग कंट्रीज ने ज्वाइन किया था डब्ल्यूटीओ को एज ए मेंबर के रूप में, तो उनको बोला गया था कि ठीक है, आप चूंकि डेवलप्ड कंट्रीज से तो डिफरेंट है क्योंकि आप कंपीट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई आपको एक स्पेशल एंड प्रेफरेंशियल डिफरेंशियल राइट दिया जाएगा सो दैट आप जो सब्सिडीज देते हो या फिर अदर एक्स्ट्रा एग्जेम्पशंस आपको दिए जाएंगे तो आप इसे ज्वाइन करो, तो उसका कहीं ना कहीं डाइल्यूशन होगा। तो डाइल्यूशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट राइट। साथ ही साथ अगर सब्सिडीज को एबोलिश किया जाता है तो इससे इफेक्शन किसको मिलेगा, कौन प्रभावित होगा? जो आपके लो इनकम एंड रिसोर्स पुअर फिशरमैन है वो प्रभावित होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो कॉस्ट है वो राइज हो जाएगा। अभी क्या होता है, गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रदान करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनको कहीं ना कहीं इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, साथ ही साथ वो आसानी से जो भी फिशरीज प्रोडक्ट है वो बेच सकते हैं एंड उससे वो गेन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर सब्सिडीज खत्म कर दी जाएगी तो कहीं ना कहीं जो इंसेंटिव्स मिलती थी इन फिशरमैन को वो खत्म हो जाएगी। एज वेल एज इट विल लिमिट द फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। तो फूड सिक्योरिटी को भी लिमिट कर सकता है, खासकर उन देशों की जहां पर फिश कंजम्पशन इज वेरी पिवटल फॉर द सर्वाइवल। और सोवरेन राइट्स ऑफ कोस्टल स्टेट्स टू एक्सप्लोर एक्सप्लॉइट एंड मैनेज लिविंग रिसोर्सेज विद इन देयर मैरीटाइम जुरिडिक्शन, इसको प्रिजर्व किया भी जाना चाहिए। यानी कि लेट्स से कि इंडिया है, इंडिया की अपनी शोर लाइन से, इंडिया के अपनी कोस्टल स्टेट्स है, उनको तो अधिकार होना चाहिए ना कि वो एक्सप्लोर करे, एक्सप्लॉइट करे और कैसे वो मैनेज करते हैं लिविंग रिसोर्सेज को विद देयर मैरीटाइम जुरिडिक्शन। तो इसको प्रिजर्व करना जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि ये डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म से हम इसे सुलझाएं, बिकॉज ये तो फिर आपका इंटरनल मैटर हो गया ना कि हम अपने कोस्ट के लोग कितना फिशिंग करते हैं नहीं करते हैं, है ना। तो ये आपका एक दिक्कत आ जाएगी। एंड एनी एग्रीमेंट मस्ट रिकॉग्नाइज कि जो डिफरेंट कंट्रीज है वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है और करंट फिशिंग अरेंजमेंट शुड रिफ्लेक्ट इट, है ना। ये बात भी है, डेवलप्ड नेशन उनका अपना स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है और जो आपके लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है उनका अपना है, जो आपके डेवलपिंग नेशन है उनका अपना है। तो उस हिसाब से आपका जो फिशिंग अरेंजमेंट्स होने चाहिए, चाहे वो ट्रेड रिलेटेड इश्यूज हो, है ना, सब्सिडीज रिलेटेड इश्यू हो, वो सब रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो ये बातें हैं। और अगर हम बात करें स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की, तो इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटीज दी जाती हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्गर टाइम पीरियड्स दिए जाएंगे टू इंप्लीमेंट द एग्रीमेंट्स एंड कमिटमेंट्स एज वेल एज लोअर लेवल्स ऑफ कमिटमेंट्स एंड मेजर्स टू इंक्रीज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो ये हमने डिस्कस किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका क्योंकि ब्लू इकोनॉमी पर भारत फोकस कर रहा है और ब्लू इकोनॉमी में आपका फिशरीज भी आ जाता है और ये इश्यूज से क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो एक तो इम्पैक्ट हमने देखा कि जो
लाइवलीहुड है फिशरमैन का वो प्रभावित हो सकता है, एज वेल एज इट विल लिमिट द फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन एंड ऑल्सो ये इट विल बी अगेंस्ट द स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट एग्रीमेंट ऑफ WTO एंड हमने S&DT की बात कर ली है और ये याद रखना है, इट इज एसोसिएटेड विद WTO और क्या है ये पता होना चाहिए आपको। एंड साथ ही साथ भारत क्यों बेसिकली इसको यानी कि जो सब्सिडीज दी जा रही है इसको न खत्म करने के स्टैंड ले रहा है, तो ये बात भी हमने बात कर ली है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इश्यूज ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स 2021। काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये जो आपके ड्रोन्स हैं, ड्रोन रिलेटेड रेगुलेशन है, ये टॉपिक मेंस के लिए प्लस प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और चूंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी है और इससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसके क्या कंसर्न्स है वो भी देखेंगे। साथ ही साथ ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स 2021 है क्या, ऐसे भी देखेंगे। तो ये जो आपका ड्रोन रूल्स 2021 लाया जाएगा, ये रिप्लेस करेगा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स 2021 को, जो रिलीज करी गई थी 12 मार्च 2021 को। तो मार्च 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने नोटिफाई किया था कि ये जो रूल्स हैं वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेटअप करेंगे, यानी कि रेगुलेट करेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो ड्रोन्स हैं उसका इस्तेमाल को इनकरेज किया जाएगा फॉर वेरियस कॉमर्शियल एंड सिक्योरिटी पर्पसेस, क्योंकि आपको पता है ये जो ड्रोन्स इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेज हो सकते हैं और ये अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, तो इसके यूजेज कहाँ कहाँ हो सकते हैं ये भी कहीं ना कहीं अभी हाईलाइट धीरे धीरे हो रहा है। तो इट कैन बी यूज्ड ऑन कमर्शियल एंड सिक्योरिटी पर्पसेस और इसको इनकरेज करने की बात इस फ्रेमवर्क में रूल्स में की जा रही थी। एंड साथ ही साथ ये भी इसमें बताया जाएगा कि यूजर्स के लिए क्या करने होंगे क्या नहीं करने हैं ड्रोन्स को लेकर। तो ड्रोन की बात करें तो ये आपका लेमन टर्मिनोलॉजी होता है, इट इज सिमिलर टू अनमैन्ड एयरक्राफ्ट UA या फिर एयरक्राफ्ट जो ऑपरेट होते हैं विद नो पायलट ऑन बोर्ड, यानी कि ड्रोन आप देखते होंगे उसमें आपका कोई पायलट नहीं बैठता है, फिर भी उड़ते हैं, वो कंट्रोलर आपका ग्राउंड पे होता है और उसे रिमोट से कंट्रोल किया जाता है, ये भी आपको पता है। एंड ये जो ऑब्जेक्टिव है इस नए ड्रोन रूल्स 2021 की, इसमें ऑब्जेक्टिव यही है कि मोर टाइप्स ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल सीनेरियोज को इनेबल किया जाए, साथ ही साथ जो कंप्लायंस है अनमैन्ड एविएशन इंडस्ट्री का यानी कि ड्रोन का, उस कंप्लायंस को ईज डाउन किया जाए अलोंग विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सो दैट कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल कमर्शियल एंड सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इम्प्रूव हो सके, क्योंकि ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल पर डिस्टर्बेंस होगी। तो रेगुलेशन जो सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करता है अलोंग विद ईज ऑफ कंप्लायंस को प्रमोट करता है, तो वैसे रूल्स लाए जा रहे हैं, दैट इज योर न्यू ड्रोन रूल्स 2021। और रिसेंट इंसिडेंट जो अभी आपका जम्मू एंड अभी आपने देखा भी होगा कि जम्मू एंड कश्मीर हाल फिलहाल में ही जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर आपका जो ड्रोन अटैक हुआ था, इसने फिर से सेफ्टी और सिक्योरिटी रिस्क जो ड्रोन से एसोसिएटेड है, ड्रोन के ऑपरेशन से एसोसिएटेड है, उसको रेज करता है। जैसे अब ये भी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, दैट्स वाई ये बोल रहा हूँ कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसके क्या नेगेटिव रिपरकशंस हो सकते हैं, पॉजिटिव रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, ये धीरे धीरे पता चलता है। और सिक्योरिटी के लिए यूज हो सकते हैं, बट ये सिक्योरिटी के लिए खतरे भी हो सकते हैं, ये भी आप देख रहे हो। तो फीचर्स ऑफ ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स 2021 की बात करें तो इसमें अप्रूवल्स के कंसेप्ट को एब्लिश कर दिया है, यानी कि यूनिक ऑथराइजेशन नंबर, यूनिक प्रोटोटाइप आइडेंटिफिकेशन नंबर, सर्टिफिकेशन ऑफ कंफर्मेंस, सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस, इंपोर्ट क्लियरेंस, इन सब के लिए जो अप्रूवल्स होंगे वो एब्लिश कर दिए गए। एंड जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है इसको डेवलप किया जाएगा अच्छे तरीके से, बिजनेस फ्रेंडली सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम जिसमें मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा और मोस्ट परमिशन जो लेने होंगे ड्रोन को चलाने के लिए, है ना, ड्रोन को रजिस्टर करने के लिए, वो सिर्फ जनरेटेड होगा। एंड नो सिक्योरिटी क्लियरेंस रिक्वायर्ड बिफोर एनी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस इशुएंस, ये याद रखना है ना। तो अब क्या होगा कि सिक्योरिटी क्लियरेंस की भी जरूरत नहीं होगी बिफोर एनी रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस इशुएंस। तो ये अभी ड्राफ्ट स्टेज में है, ये अभी बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि ये जो ड्राफ्ट रूल्स है 2021 कहीं ना कहीं ये सर्टेन जो आपके लाइसेंस लेने का जो कंडीशंस है उन सबको कहीं ना कहीं डाइल्यूट किया जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और फॉर एग्जांपल पहले जो अप्रूवल्स लिए जाते होंगे बहुत सारे मैटर के लिए, उसके अप्रूवल्स को एबलिश कर दिया गया है। साथ ही साथ ये भी आप देख सकते हो, नो सिक्योरिटी क्लियरेंस रिक्वायर्ड बिफोर एनी रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस इशुएंस। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप एक साइड ये भी देख सकते हो कि इधर रूल्स ईज डाउन हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो ड्रोन्स को लेकर सिक्योरिटी कंसर्न है वो बढ़ते भी जा रहे हैं, है ना।
जम्मू एंड कश्मीर इज ए लाइव एग्जाम्पल जहाँ पर ये अटैक हुआ है। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अनमेन्ड एरियल, या फिर ये ड्रोन की बात करें तो एक तो नैनो ड्रोन होता है जिसका वेट जो है आपका लेस देन और इक्वल टू 250 ग्राम हो जाएगा। दूसरा है आपका मैक्रो जिसका वेट जो है 250 ग्राम से 2 kg, एंड स्मॉल जिसमें आपका 2 kg से 25 kg के बीच, और मीडियम जिसमें आपका 25 kg से 150 kg, एंड लार्ज जिसमें आपका 150 kg से ज़्यादा का वेट होता है। तो ये हमने डिस्कस किया ड्रोन के एप्लीकेशंस। जहाँ पर भी यूपीएससी पूछेगी प्रीलिम्स में तो आपको ऑल ऑफ द अबव ही मार्क करने, क्योंकि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आगे क्या यूज नहीं हो सकती ये कहना मुश्किल है, रेदर कि कहाँ यूज होंगे। दैट्स वाई अगर ऑप्शंस में ऐसे ऑप्शंस रहेंगे जिसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन रह रहा होगा तो जनरली आपको उसमें ऑल ऑफ द अबव मारना चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सेडिशन लॉ ए सीरियस थ्रेट टू इंडिविजुअल लिबर्टी, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है। और सेडिशन लॉ को हम देखेंगे और सबसे पहले ये भी देखेंगे कि ये सेडिशन लॉ का इवोल्यूशन कैसे हुआ और सेडिशन है क्या। तो सेडिशन की बात करें तो ये आपका कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल, यानी कि अगर आप इसके तहत पकड़ा जाते हो तो फिर आपको बेल नहीं मिलेगी, एज वेल एज नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो अगर बिफोर इंडिपेंडेंस ये सेडिशन लॉ की क्या स्थिति थी तो आप देख सकते हो 1870 में ये जो सेक्शन है ऑन सेडिशन वो इंट्रोड्यूस करी गई थी ब्रिटिश के ही द्वारा टू द आईपीसी। तो ऐसा नहीं है कि ये सेडिशन आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट में आया है, ऑलरेडी प्री इंडिपेंडेंट दैट इज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ये आ चुका था, है ना। आईपीसी में ये सेक्शन डाले गए थे। एंड द ब्रिटिश रूलर्स यूज द लॉ टू मजल द डिमांड फॉर फ्रीडम, यानी कि जो हमारे नेशनलिस्ट डिमांड करते थे आज़ादी के लिए, इन सब को पकड़ के जेल में बंद करने का, इनके फंडामेंटल राइट्स तो वैसे नहीं थे लेकिन लिबर्टी मूवमेंट इन सबको कंट्रोल किया जाता था, सो दैट जो नेशनलिज्म की विचारधारा है उसके स्पीड को रोका जा सके। बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति थे जिनको कन्विक्ट किया गया सेडिशन केस में इन द कॉलोनियल इंडिया, ये भी याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। और आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो देख सकते हो 1948 में ये डिस्कशन में रहा, इंडियन लीडर्स एग्रीड टू ड्रॉप सेडिशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देख सकते हो जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो डिबेट चल रही थी कि क्या सेडिशन को रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो आपका एग्रीमेंट यही हुआ कि हमें सेडिशन ड्रॉप कर देनी चाहिए, है ना, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सेडिशन ऐसा लग रहा है कि ऐसे में जो देशद्रोही के नाम पर ये जो ब्रिटिश यूज करता था टू अरेस्ट आवर नेशनलिस्ट लीडर्स, वो ऐसे कानून की ज़रूरत या सेक्शन या एक्ट की ज़रूरत अब हमारे देश को नहीं है, बिकॉज ब्रिटिश जा चुके हैं, तो ऐसे में उसका भी एक्ट जाना चाहिए। तो एक तो ये बात चल रही थी। 1949 में सेडिशन इज नो लॉन्गर ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अडॉप्ट किया गया था नवंबर 26 को 1949 में, एंड लेकिन सेक्शन 124A ये रह गया था आईपीसी में। तो 1951 में आपका फर्स्ट अमेंडमेंट किया जाता है आर्टिकल 19(1)A के तहत, और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का कंसेप्ट लगा दिया जाता है ऑन द राइट टू फ्री स्पीच, याद रखना। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, है ना। और 1974 में आपका सेक्शन 124A इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, और ये पुलिस को ऑथराइज करती है कि टू मेक अरेस्ट विदाउट ए वारंट, है ना, ये बात है। तो इवोल्यूशन आप समझ गए होंगे। 1948 ऑब्जेक्टिव तो ड्रॉप डाउन कर दी गई थी, सेडिशन के कंसेप्ट को हटा देना चाहिए। फिर 1949 में सेडिशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं आईपीसी में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो हट गया लेकिन इंडियन पिनल कोड में इसे नहीं हटाया गया, है ना। और उसके बाद क्या 1951 में आपका फर्स्ट अमेंडमेंट किया जाता है संविधान में 19(1)A डालकर, उसमें आपका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच पर। और उसके बाद 1974 में सेक्शन 124A उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया, जिसके तहत पुलिस विदाउट अरेस्ट, कॉग्निजेबल मतलब क्या होता है, विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, बिना वारंट इश्यू किए आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो 2019 का डाटा ये दिखाता है कि सेडिशन केस 25% से बढ़ गया है, एंड अरेस्ट इस प्रोविजन के तहत 41% ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, ये याद रखना है आपको। हाउएवर ओनली 3% ऑफ द केसेस लेड टू कन्विक्शन, है ना। इन सबों में हो क्या रहा है, आउटकम देखा जाए तो कन्विक्शन ओनली 3%, यानी कि अगर 100 को पकड़ा गया तो सिर्फ 3% ही कन्विक्ट हो रहे हैं, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है, आपको ये डाटा याद रखनी है आपके मेंस के लिए। अब आते हैं अपने कंसेप्ट के ऊपर, जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेडिशन लॉ सीरियस थ्रेट है इंडिविजुअल लिबर्टी की। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्वेश्चन किया है सेंटर को कि व्हाई शुड नॉट स्क्रैप द कॉलोनियल सेक्शन 124A दैट डील्स विद सेडिशन ऑफ द आईपीसी। तो
इसलिए आपका ये न्यूज में आई है। और यहाँ से कुछ डाटा आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो नंबर ऑफ सेडिशन केसेस है वो आपका 160% ग्रो कर गया है और ये बढ़कर 93 हो गए हैं बिटवीन द 2016 से 19, स्पेशली अगेंस्ट द जर्नलिस्ट एंड द एक्टिविस्ट। ये ही आपको याद रखने है ना। ये साफ साफ बता रहा है कि सेडिशन के केसेस कितने ज्यादा हो रहे हैं। एंड ऑल्सो देयर हैज बीन इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द लॉ अगेंस्ट द पीपल जो अपने ग्रीवेंसेस को रेज करते हैं अबाउट द गवर्नमेंट कोविड-19 मैनेजमेंट। एंड जो ऑफिस ऑफ सेडिशन है वो कमिटेड है when any person by words or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt या फिर excites या फिर attempts to excite disaffection toward the government established by law, तो ये आपका sedition definition कहलाएगा। It will be considered as offense and of sedition। एंड गोइंग फॉरवर्ड सुप्रीम कोर्ट को री एग्जामिन भी करना है केदारनाथ जजमेंट 1962 का, जिसमें सेक्शन 124A को अपहेल्ड यानी कि पॉजिटिव ठहराया गया था इन द मॉडर्न कंटेक्स्ट when the state is itself using punitive law to impose serious burdens on free speech। तो ये जजमेंट को भी आपका री एग्जामिन किया जाएगा। याद रखना है आपको केदारनाथ जजमेंट 1962 जिसमें सेडिशन 124A को अपहेल्ड किया गया था, है ना, बिकॉज इसमें आपका इस पर समर्थन आया था बेसिकली। एंड जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है इन इट्स कंसल्टेशन पेपर ऑन सेडिशन 2018 इन्होंने ऑब्जर्व किया है कि व्हाइल रिटेनिंग द ऑफेंस ऑफ सेडिशन ये एसेंशियल है टू प्रोटेक्ट द नेशनल इंटीग्रिटी एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ टूल टू कफ फ्री स्पीच। यानी कि ठीक है नेशनल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एसेंशियल है बट इट शुड नॉट बी यूज्ड कि हम फ्री स्पीच को ही बंद या कर या कंट्रोल करने लगे। तो ये आपका सेडिशन टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ स्टेटमेंट और कुछ डाटा आपको मेंस के लिए याद रखने हैं। प्रीलिम्स के लिए सेक्शन 124A याद रखना है दैट डील्स विद सेडिशन, है ना, ये याद रखना है आपको। और सेडिशन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ये याद रखना है आपको। और इवोल्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये डाटा याद रखने हैं, एक तो दो डाटा यहाँ पर, और एक आपको ये डाटा याद रखनी है जो ये आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो वाला डाटा है। नंबर ऑफ सेडिशन केसेस 160% हो गए हैं 293 बिटवीन 2016-19, ये 3 सालों में। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। कोविड-19 चाइल्ड इम्यूनाइजेशन पुश्ड बैक बाय ईयर्स इन इंडिया ड्यूरिंग 2020, है ना। तो कोविड-19 के कारण चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो चल रही थी देश भर में लंबे समय से वो काफ़ी पीछे हो गई हैं अब, बिकॉज रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारे लग गए थे ना, दैट्स व्हाई। तो अकॉर्डिंग टू द WHO एंड यूनिसेफ 23 मिलियन चिल्ड्रन इन्होंने बेसिक वैक्सीन्स जो इनको मिलते हैं, बच्चों को मिलते हैं, वो मिस कर चुके हैं। और 2019 के कंपैरिजन में देखें तो 3.7 मिलियन एक्स्ट्रा चिल्ड्रन जिन्होंने ये बेसिक वैक्सीन्स को मिस किया है जो उनके देश में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत चलाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी चलाए जाते हैं और इंडिया में भी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का, और ग्राफ में हम देखेंगे। और यूनिसेफ, WHO एंड पार्टनर्स लाइक गबी, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, बेसिकली द वैक्सीन अलायंस एंड सपोर्टिंग एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन द इम्यूनाइजेशन। तो कैसे ये इम्यूनाइजेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हो जो भी सर्विसेज हैं और वैक्सीनेशन कैंपेन से उनको रिस्टोर किया जा रहा है सो दैट स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो सके रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का, एज वेल एज हेल्पिंग द हेल्थ वर्कर्स एंड कम्युनिटी लीडर्स कि वो एक्टिवली कम्युनिकेट करें केयर गिवर्स के साथ सो दैट जो इंपॉर्टेंस है वैक्सीनेशन का उसे समझाया जा सके। एंड इंश्योरिंग की जो कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी है वो इंडिपेंडेंटली प्लान की जाती है एंड फाइनेंस्ड एंड इट डज नॉट अकर एट द कॉस्ट ऑफ चाइल्डहुड वैक्सीनेशन सर्विसेज। रिलेटेड न्यूज की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने वर्चुअली कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम लॉन्च किया है। ये कैंपेन है बेसिकली, याद रखना है ना। तो कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन एंड उद्यम ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का कैंपेन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का नहीं, ये याद रखना है आपको, है ना। और इसके तहत जो कोविड वैक्सीनेशन का पेस है, स्पीड है एमंग द ट्राइबल्स, उसको एक्सेलरेट करना है। और ये हाईलाइट करेंगे 3 की इश्यूज को, आप देख सकते हो। जीवन, दैट इज योर लाइफ, दैट इज एवरी लाइफ एंड लाइवलीहुड, वो प्रीशियस है इसलिए वैक्सीनेशन की है टू द लाइफ एंड इज फ्री। एंड दूसरा है जीविका, दैट इज योर लाइवलीहुड। और इसमें क्या होता है कि अगर वैक्सीनेट हो गए तो वन कैन कंटिन्यू विथ वन धन विकास केंद्र एंड लाइवलीहुड एक्टिविटीज विदाउट एनी फियर ऑफ डिजीज। एंड तीसरा है आपका जागरूकता, दैट इज योर अवेयरनेस जनरेशन। इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ वैक्सीन रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे।
है ना, कॉम्प्लेक्सिटीज हटाई जाएगी। और इंडिया के वैक्सीन एफर्ट की बात करें तो पहली बात तो ये कि 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च की गई थी, और मिशन इंद्रधनुष भी चलाई जा रही है, एंड इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष चलाई जा रही है। एंड वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क जो डिजिटाइज करेगा इंटायर वैक्सीन स्टॉक मैनेजमेंट को। एंड कोविड-19 डोमिनो इफेक्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं हाउ इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया हैज स्लिप। तो यहाँ पर आप देख लो 2000 ये तीन, एक तो आपका हेपेटाइटिस बी का ग्राफ है, जेई यानी कि जैपनीज इंसेफेलाइटिस और मेशल्स, और ये सब आपका जो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल है। इन सब डिजीज के ऊपर वैक्सीन दी जाती है। तो देख लो अगर हेपेटाइटिस बी की बात करें तो अच्छा चल रहा था और ये ग्राफ ग्रो कर रही थी अच्छे से। उसके बाद आप देख लो कि यहाँ पर 2019 यही है आपका, है ना, 2019 से आपका कैसा ये डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ये आप देख रहे हो, है ना। तो सिंस 2019 वैक्सीनेशन कवरेज हैज आइदर स्टॉल्ड और बीन ऑन द डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी। तो यहाँ आप देख सकते हो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी दिख रहा है। यहाँ पर आप देख लो कि आपका 2017 के आसपास पीक पर था जापानीज इंसेफेलाइटिस के लिए, फिर आपका डाउन हुआ 2019 के आसपास में, फिर आपका राइज तो हुआ लेकिन उसके बाद आपका स्टॉल हो गया, यानी कि उससे ऊपर बढ़ ही नहीं रहा। तो यही इश्यू चल रही है आपकी। तो ये हमने डिस्कस किया और कहीं ना कहीं ये इफेक्ट हुआ है चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो चलाई जा रही थी अंडर द इंटीग्रेटेड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो ये सब आप देख रहे हो। एंड लेट्स मूव। वैसे तो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको कोई इम्पोर्टेंट बात तो नहीं है, लेकिन मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इस कोविड-19 के कारण ये आपका वैक्सीनेशन ड्राइव जो ऑलरेडी पहले चल रहे थे अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वो सब स्पेस हो गया, है ना, वो सब कम हो रही है। एंड हाँ, ये ई-विन के बारे में याद रखना, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में आती है। मिशन इंद्रधनुष के बारे में 2-3 पॉइंट याद रखना है, एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में भी 4-5 पॉइंट अच्छे से याद रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, वुमेन एंड गर्ल्स 25 ईयर्स आफ्टर बीजिंग। तो बेसिकली टेकिंग द स्टॉक्स ऑफ प्रोग्रेस मेड टुवर्ड्स जेंडर इक्वलिटी सिंस द 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन टुक प्लेस एंड बेजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन जो अडॉप्ट करी गई थी 25 साल पहले, जनरेशन इक्विटी फोरम इन्होंने मेक्सिको से स्टार्ट किया है इन मार्च टू कल्मिनेट इन पेरिस इन जुलाई 2021। एंड अगर हम बात करें GEF की, यानी कि जनरेशन इक्वलिटी फोरम, यानी कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव समझ लो कि जो भी प्रोग्रेस जेंडर इक्वलिटी को लेकर की जा रही थी सिंस द 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन जो हुआ था, एज वेल एज बेजिंग डिक्लेरेशन में जो जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने की बात करी गई थी, है ना, एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन जो 25 ईयर्स एगो एक्सेप्ट की गई थी टू प्रोग्रेस टुवर्ड जेंडर इक्वलिटी, उसके लिए जनरेशन इक्विटी फोरम स्टार्ट किया गया था मेक्सिको से मार्च में टू कल्मिनेट इन पेरिस इन जुलाई 2021। तो दैट्स वाई ये आपका जनरेशन इक्वलिटी फोरम न्यूज में आया है। तो अगर GEF की बात करें तो ये आपका ग्लोबल गैदरिंग होता है जेंडर इक्वलिटी के लिए, और ये कन्वीन करी जाती है, याद रखना है आपको, UN वुमेन एंड को होस्ट करी जाती है बाय गवर्नमेंट ऑफ मैक्सिको एंड फ्रांस इन पार्टनरशिप विद यूथ एंड सिविल सोसाइटी। तो आपको बेसिक यही याद रखनी है कि जनरेशन इक्वलिटी फोरम ये आपका ग्लोबल गैदरिंग होता है फॉर जेंडर इक्वलिटी और कन्वीन करी जाती है, याद रखना है आपको, IMF वर्ल्ड बैंक के द्वारा नहीं, UN वुमेन के द्वारा, और को होस्ट करी जाती है बाय गवर्नमेंट ऑफ मैक्सिको एंड फ्रांस याद रखना है, यहाँ पर USA नहीं है, इन पार्टनरशिप विद यूथ एंड सिविल सोसाइटी। और ऑब्जेक्टिव ऑफ GEF की बात करें तो बेसिकली टू इंश्योर टेंजेबल प्रोग्रेस towards the gender equality during the UN Decade of Action 2020 to 2030, जिसके तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डिलीवर करने की बात की है। एंड ये जो फोरम है इन्होंने अंडरस्कोर किया है कि कैसे कोविड-19 पैंडेमिक ने पॉवर्टी एंड रिस्क ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस बढ़ा दिया है, एंड ऑल्सो हाईलाइटेड कि वी नीड टू इंश्योर कि जो जेंडर है वो एक सेंटर टॉपिक बने पोस्ट कोविड एजेंडा को लेकर। एंड GEF plans to steer a movement for the next 5 years in support of global acceleration program for gender, जिसके तहत इन्होंने एक्शन कोलिशंस लेकर आए हैं जैसे जेंडर बेस्ड वायलेंस, इकोनॉमिक जस्टिस। एंड एक्शन कोलिशंस की बात करें तो ये आपके ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप होंगे जो कैटलाइज करेंगे कलेक्टिव एक्शन को एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड डिलीवर द रिजल्ट। और बेजिंग डिक्लेरेशन की बात करें तो इसे अडॉप्ट किया गया था 189 कंट्रीज के द्वारा, और इन्होंने एजेंडा फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट इसको अडॉप्ट किया गया था, है ना। तो एजेंडा फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग बेजिंग डिक्लेरेशन एंड इट इज कंसिडर्ड एज की ग्लोबल पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑन जेंडर इक्वलिटी। एंड इसके तहत स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे फॉर अचीवमेंट ऑफ जेंडर इक्वलिटी इन 12 क्रिटिकल एरियाज
ऑफ कंसर्न, जिसमें हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, वायलेंस हो गया। सो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। GEF के बारे में तो याद रखना ही है, ये याद रखना है ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम नहीं है, इट इज जनरेशन इक्वलिटी फोरम, और ये आपका UN वुमेन के द्वारा कन्वीन किया जाता है, को होस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ मैक्सिको एंड फ्रांस। ऑब्जेक्टिव वही है कि आपका जेंडर इक्वलिटी प्रमोट करना है ना। एंड ये आपका एक्शन कोलिशन याद रखना है आपको, है ना। तो एक्शन कोलिशन ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप है टू कैटेगराइज कलेक्टिव एक्शन, इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एंड डिलीवर रिजल्ट्स। एंड बेसिक डिक्लेरेशन के बारे में भी याद रखना है आपको कि इसे 189 कंट्रीज के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। इन्होंने एजेंडा फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट सेट किया था और की ग्लोबल पॉलिसी डॉक्यूमेंट जेंडर इक्वलिटी के ऊपर माना जाता है बेसिक डिक्लेरेशन को, है ना। और लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज आर्टिकल 342A। तो बेसिकली 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको ही पता है 2018 में पास करी गई थी और उसके बाद ही 342A इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें ये साफ साफ बोली गई थी कि जो प्रेसिडेंट है इन कंसल्टेशन विद गवर्नर, ये स्पेसिफाई करेंगे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद गवर्नर वुड स्पेसिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। एंड एज रिपोर्टेड जो अमेंडमेंट है जिसको अभी फ्रेम किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, इन्होंने क्लाउज डाले हैं जो क्लियरली स्टेट करता है, यानी कि साफ साफ बोलता है कि जो पावर टू नोटिफाई OBC ऑन द स्टेट लिस्ट वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में होगी। तो याद रखना अभी क्या आपके अमेंडमेंट की बात चल रही है ना, कि क्लाउज डाला जाएगा जिसके तहत ये साफ साफ लिखा जाएगा कि जो पावर है टू नोटिफाई द OBC ऑन द स्टेट लिस्ट ये स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगे। इससे पहले इन मई मराठा कोटा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3:2 मेजोरिटी के साथ कि जो आपका 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इन्होंने कहीं ना कहीं एब्रिगेट किया है द पावर ऑफ स्टेट्स टू आइडेंटिफाई SCBCs, यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, है ना। तो बेसिकली इसका आइडेंटिफाई करने का अधिकार है किसका, तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में है ना। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने नोटिस इश्यू किया है टू द 3 मेंबर्स अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट्स व्हाई ये न्यूज में है। तो ये याद रखना आपको, एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस करी गई थी 52nd CAA 1985 में और इसके तहत 10 शेड्यूल ऐड किया गया था टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसके तहत जो पॉलिटिकल डिफेक्शंस लेजिस्लेचर्स के द्वारा किए जाते हैं उसको कम करने के लिए लाया गया था। और 2 ग्राउंड है टू डिस्क्वालीफाई मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर मेंबर वॉलंटरी गिव अप कर देता है मेंबरशिप को फ्रॉम इट्स पार्टी तो ये आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दूसरा ग्राउंड कि अगर लेजिस्लेचर वोट करता है इन द हाउस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ हिज पार्टी, यानी कि पार्टी बोल रहा है इसको वोट करो और ये लेजिस्लेचर बोल रहा है नहीं हम उसको वोट करेंगे, तो ये हो गया अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ हिज पार्टी एंड हिज एक्शन इज नॉट कंडोन्ड या फिर एक्सेप्टेड बाय हिज पार्टी, तो फिर तो आपका डिस्क्वालीफाई के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एक्सेप्शन है इफ देयर इज अ मर्जर बिटवीन द 2 पॉलिटिकल पार्टीज एंड मर्जर के दौरान 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेचर एग्री टू मर्ज, तो फिर आपका ये एंटी डिफेक्शन नहीं होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। तो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल डे इंडिया PM इन्होंने एम्फेसाइज किया है कि जो स्किल डेवलपमेंट है न्यू जनरेशन का वो नेशनल नीड है, देश की जरूरत है एंड फाउंडेशन है आत्मनिर्भर भारत का, स्किल डेवलपमेंट ऑफ द न्यू जनरेशन। एंड गवर्नमेंट के जो फ्लेक्सिबल स्किल डेवलपमेंट स्कीम है इसके तहत PM कौशल विकास योजना मोर देन 1.25 करोड़ यूथ को ट्रेन किया जा चुका है। तो ये डाटा याद रखना है ना, स्किलिंग के लिए जो गवर्नमेंट ड्राइव चला रही है वो कहीं ना कहीं आपको यूज करने को मिल जाएंगे मेन सेंसर राइटिंग में। तो अंडर द गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज योर PM कौशल विकास योजना मोर देन 1.25 करोड़ youth have been trained and through the Skill India mission emphasis have been given on skilling the weaker sections and due to fast changing technology there is a need to continuously skill, reskill and upskill among the youth। ये कंक्लूजन के रूप में यूज कर सकते हो। During the fast changing technology there is a need to continuously skill, reskill and upskill among the youth। Now we have the animal in news that is gecko and erynx। तो बेसिकली गेको की बात करें तो इसको स्मॉल लिजर्ड भी कहते हैं और ये रेप्टिला क्लास को बिलोंग करता है। एंड एरिक्स की बात करें तो ये जीनस विथ रेयर नॉन पॉइजनस स्नेक, रेयर मिलते हैं एंड जरूर याद रखने नॉन पॉइजनस स्नेक है। एंड इट ऑल्सो बिलोंग टू द रेप्टिकुला क्लास विथ कॉमन सेंड बोआ, रेड सेंड बोआ, ब्राउन सेंड बोआ, ये मेन स्पीसीज हैं जो भारत में मिलते हैं। तो क्या याद रखना है आपको, एरिक्स जो है आपके रेयर नॉन पॉइजनस स्नेक है बिलोंगिंग टू द रेप्टिला क्लास। एंड गेको की बात करें तो ये भी आपका स्मॉल लिजार्ड है, रेप्टिला क्लास को बिलोंग करता है। बट ये शेड्यूल 4 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में मेंशन्ड है। इलीगल इंटरनेशनल ट्रेड ये कॉमन देखने को मिलते हैं
इन दोनों को लेकर, बिकॉज ह्यूज डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में। क्यों भाई साहब डिमांड है? मेडिसिनल, कॉस्मेटिक्स, अदर पर्पजेस के लिए। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेक्शन सेंटर रुद्राक्ष। ये आपने सुना भी होगा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेक्शन सेंटर रुद्राक्ष। तो 2015 में इंडिया और जापान ने एक एग्रीमेंट साइन करी थी ऑन सिस्टर सिटी कोऑपरेशन के ऊपर, जिसके तहत जो क्योटो वाराणसी पार्टनरशिप एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था। और इसके तहत यानी क्योटो वाराणसी पार्टनरशिप के तहत 5 एरियाज आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसके तहत जापानीज अपने एक्सपर्टाइज यानी कि टेक्नोलॉजी, नॉलेज ये सब एक्सटेंड करेंगे टू रिजुवेनेट द होली सिटी ऑफ वाराणसी। और अन्य जो है आप देख सकते हो कोबे, अहमदाबाद, ये भी आपके सिस्टर सिटीज है। तो एक तो आपका कौन हो गया? क्योटो वाराणसी, और दूसरा कोबे, अहमदाबाद, ये आपके सिस्टर सिटी हो गए। और रिसेंटली इंडिया पीएम इनॉग्रेटेड द कन्वेक्शन सेंटर इन वाराणसी एंड वन ऑफ 5 एरियाज ऑफ द पार्टनरशिप। एंड सेंटर जो ये है आपका कल्चरल हब होगा एंड मीडियम टू यूनाइट द डिफरेंट पीपल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ग्रीवेंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ग्रीवेंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, ये डेवलप करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा विद द हेल्प ऑफ आईआईटी कानपुर। और ये जो प्रोजेक्ट है वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव कह सकते हो गवर्नमेंट का, जिसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग टेक्निक्स ये सब यूज किए जाएंगे ग्रीवेंस रिड्यूशन में। विशेषताएं क्या होंगी? तो कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द कंप्लेंट है ना, तो जो कंप्लेंट कर रहा है उसके कंटेंट क्या है उसको समझा जा सकेगा, क्या उसमें बातें करी गई है, क्या कंप्लेंट की बातें उसमें। उसके बाद हम कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि जो कंप्लेंट है वो बार बार तो रिपीटेड कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, तो वी कैन आइडेंटिफाई द रिपीटेड वंस और द स्पैम्स ऑटोमेटिकली एंड कैटेगराइज द कंप्लेंट्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, जिसमें आपका ज्योग्राफिकल एनालिसिस के आधार पर कैटेगराइज किया जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या होगा? तो ह्यूमन इंटरवेंशन कहीं ना कहीं कम होगी, इट विल सेव द टाइम, ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी इन देयर डिस्पोजल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, कॉलेरा। तो बेसिकली जो शिवर वाटर होते हैं यानी कि जो आपके नाली के पानी होते हैं, जब वो पाइपलाइन कनेक्शन में मिक्स होते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं उसके कारण आपका आउटब्रेक कॉलेरा का देखने को मिला है पंचकुला रीजन हरियाणा में, है ना। तो सेवेज वाटर यानी कि जो गंदगी वाली वाटर है वो मिक्स हो गई पाइपलाइन कनेक्शन के साथ, जहाँ से आपको फ्रेश वाटर मिलते हैं, तो अल्टीमेटली ये कॉलेरा का कारण बन रहा है, कॉलेरा के आउटब्रेक का कारण बन रहा है। तो कॉलेरा आपका एक्यूट डायरियल इन्फेक्शन होगा, और ये काउज होते हैं जब आपका फूड या फिर वाटर जो कंटेमिनेट है विद द बैक्टीरियम वाइब्रो कॉलेरे के कारण, है ना। तो वो जो आपका कंटेमिनेटेड फूड या वाटर है वो उस कंटेमिनेटेड फूड और वाटर में ये बैक्टीरियम रहता है, दैट इज वाइब्रियो कॉलेरे। और जब इसे खाया जाता है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर को ड्रिंक किया जाता है, तो इट कैन लीड टू द डायरियल इन्फेक्शन। सिम्पटम क्या होंगे? एब्डोमिनल पेन होगा, वॉमिटिंग होगा, फीवर होगा, एज वेल एज एक्यूट वाटरी डायरिया विद सेवर डिहाइड्रेशन लीडिंग टू डेथ इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वेलेंस, सेफ वाटर हो, सैनिटेशन हो, हाइजीन हो, सोशल मोबिलाइजेशन हो, एज ओरल कोलेरा वैक्सीन भी दिया जाए। एंड नाउ वी मूव टू द पर्सनैलिटीज इन न्यूज। तो आप देख लो गिरीश साराभाई। तो जो गिरीश साराभाई हैं ये को फाउंडर रह चुकी हैं रिनोन्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन का अहमदाबाद में जो लोकेटेड है, और ये पायनियर है डिज़ाइन एजुकेशन को लेकर इन इंडिया। एंड इन्होंने कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स फाउंड किया था, बनाया था इन्होंने, वन ऑफ द इंडिया मोस्ट फेमस प्राइवेट म्यूजियम। एंड इन्होंने कोई भी फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं किया, लेकिन इनको ट्रेनिंग मिली थी अंडर द फेमस डिजाइनर फ्रैंक लियोड रिथ। एंड द नेक्स्ट वन इज के कामराज। इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, साथ ही साथ तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट के रूप में भी चुना गया था इनको 1940 में, और चीफ मिनिस्टर मद्रास भी बने थे 1954 में। एंड ही वॉज फर्स्ट नॉन इंग्लिश नोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, याद रखना, फर्स्ट नॉन इंग्लिश नोइंग चीफ मिनिस्टर, यानी कि ये इंग्लिश नहीं जानते थे। एंड 1963 में इन्होंने कामराज प्लान का कंसेप्ट लाया। इसके तहत आपका सीनियर कांग्रेस लीडर्स उनको मिनिस्ट्रियल पोस्ट छोड़ देनी चाहिए और उन्हें ऑर्गेनाइजेशनल वर्क संभालनी चाहिए टू डिस्पेल फ्रॉम द माइंड्स द ल्यूर ऑफ पावर। ये याद रखना, कामराज प्लानिंग एसोसिएटेड के कामराज। इसके तहत जो ये बोला गया था कि जो कांग्रेस लीडर्स होंगे उनको अपने मिनिस्ट्रियल पोस्ट छोड़ देने चाहिए, त्याग देने चाहिए, और ये ऑर्गेनाइजेशनल वर्क करे टू डिस्पेल फ्रॉम देयर माइंड्स द ल्यूर ऑफ पावर। एंड इनको भारत रत्न भी मिला है 1976 में पोस्टमसली। एंड नेक्स्ट इज योर प्लेसेस इन न्यूज। तो ये भी आपको याद रखने, पहली बात तो ये कि शिनजियांग काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहती है। तो हाल ही में यूएस सेनेट ने पास किया है यूगर फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट को, जिसके तहत चाइना के जो शिनजियांग रीजन से कोई भी प्रोडक्ट्स आते हैं तो उन प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर बैन किया जाएगा, यानी कि अमेरिका या यूएस इन प्रोडक्ट को रिसीव नहीं करेंगे। दैट्स वाई ये न्यूज में आया है। और शिनजियांग
जो कि आपका डेजर्ट रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट चाइना में लाई करता है। ये आपका चाइना और ये आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन है ना। यहाँ पर आपका तुर्की स्पीकिंग उगेयर मुस्लिम्स रहते हैं, है ना, और इन पर अत्याचार हो रहा है, ऐसा कहीं ना कहीं बहुत सारे देश जो है बोल रहे हैं। दैट्स वाई डिफरेंट नेशन एक्शन भी ले रहे हैं चाइनीज के खिलाफ, है ना, कि आप फोर्स्ड लेबर या फिर जो ह्यूमन राइट वायलेशन आप करवा रहे हो ये सब बंद करो। और चाइना पर आरोप यही लगा है कि ये जो है नेशनल एथिकल और रेशियल रिलीजियस आइडेंटिटी जो उगर्स की है उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे? फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन की मदद से, एज वेल एज अदर सप्रेशन मेजर्स लाइक डिटेंशन कैंप्स इन द नेम ऑफ होमोजेनाइजेशन एंड काउंटर टेररिज्म। द नेक्स्ट वन इज योर तेल अवीव। तो तेल अवीव का लोकेशन देख लो, देयर इज योर इजराइल का भी लोकेशन देख सकते हो आप, इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है, और फिर यहाँ पे आपका लेबनान होगा, है ना, ये आपका इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो तेल अवीव आप देख लो कहाँ पर है तेल अवीव, तो यहाँ है आपका तेल अवीव, है ना, मेडिटेरियन सी के कोस्ट में इजराइल का आपका ये लोकेशन है। तो यूएई अब फर्स्ट गल्फ नेशन बन गया है जिन्होंने अपना एम्बेसी तेल अवीव में ओपन कर दिया है एज ए पार्ट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन नॉर्मलाइजेशन विद इजराइल। एंड तेल अवीव, इसको तेल अवीव याफो भी कहते हैं, मेजर इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर कह सकते हो इजराइल का, लाइंग ऑन द मेडिटेरेनियन कोस्ट, जो सर्व करता है गवर्नमेंट सेंटर के रूप में टिल 1949 व्हेन द गवर्नमेंट मूव टू द जेरूशलम। एंड एज ए पार्ट ऑफ यूएस ब्रोकर्ड अब्राहम अकॉर्ड, नंबर ऑफ नेशन जैसे यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है इजराइल के साथ फॉर पीस, कोऑपरेशन एंड फ्रेंडली रिलेशन इन द मिडिल ईस्ट। तो ये याद रखना है, ये जो अब्राहम अकॉर्ड है ये आपका यूएस ब्रोकर्ड एग्रीमेंट है जिसके तहत आपका जो ये आपका अरेबियन नेशंस है, गल्फ नेशंस है, ये रिलेशंस एस्टेब्लिश कर सकेंगे इजराइल के साथ फॉर पीस, कोऑपरेशन एंड फ्रेंडली रिलेशंस इन द मिडिल ईस्ट। सो वी हैव डिस्कस्ड दिस आर्टिकल्स and thank you friends for now, and thank you very much.